चले 11 चैप्टर में हमारे पास जो लास्ट टॉपिक इसमें है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो हमने अभी करनी थी कर ली, जो हमने करनी है वो भी बता दी आपको। कल हम लोगों ने स्टेमिंग लीफ डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको गाइडलाइन दिए थे सारे, स्टेमिंग लीफ डिस्प्ले होता क्या है। अब हमारे पास इसमें रह क्या गया, सेम यही क्वेश्चन होगा जब मैं चैप्टर नंबर 12 एंड करूँगा। तो चैप्टर नंबर 12 के एंड पे जाके मैं इस पर दोबारा आऊँगा, ठीक है। और ये स्टेमिंग लीफ डिस्प्ले पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू हम लोगों ने फाइंड करना है। अब स्टेमिंग लीफ डिस्प्ले के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, आपने जेहन में रखना है कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कॉन्सेप्ट जो है, और दूसरा जो लिखा है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, ये पॉपुलर होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस के ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो एक्सप्लेन करिए होते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है, या दोनों क्वेश्चन, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे पास उसमें एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपके साथ डिस्कस अभी करूँगा। वो एक कॉमन क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक के ऊपर आता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर मैं जो है ना आपको राइट डाउन कर लेता हूँ। आपको जो लिखे मीनिंग के जो डिस्कस करेंगे, वो अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो बेसिकली आपसे वो पूछते क्या हैं। अब जो क्वेश्चन होगा, जो पॉसिबल क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग अपने पास नोट करें कि आपके पास जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ लिखता हूँ कि पॉसिबल, ठीक है, क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है, ऑन स्टेम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास है बॉक्स प्लॉट विस्कर्स। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, दोनों टॉपिक्स के ऊपर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, उसमें होता है फाइंड 5 नंबर समरी, फाइंड 5 नंबर समरी। ये आपने अपने जहन में रखना है इन दो टॉपिक्स पे। एक टॉपिक तो ये हुआ है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, बता दिया होता क्या है, कल एक्सप्लेनेशन कर ली। ये बेसिकली डेटा को अरेंज करने का एक वे है जिसको यूज़ किया जाता है स्टैट्स के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में, डेटा अरेंज करने के लिए स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने उन्होंने डेटा को 100 आइटम्स को उन्होंने अरेंज किया हुआ है आपके सामने। अब इसके ऊपर जो इस पे और जो नेक्स्ट आपके पास है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर बॉक्स प्लॉट विस्टर है, इस पे जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो होता है फाइंड द 5 नंबर समरी, ठीक है। 5 नंबर समरी में आपके पास क्या क्या होता है। एक आपके पास 5 नंबर समरी में आता है जिसमें हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। एक आता है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल, ठीक है, फर्स्ट या फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको नाम देंगे हम लोग Q1 सबस्क्रिप्ट में। एक और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड, सॉरी थर्ड के बजाय हम लोग सबसे पहले इसमें लिखें, उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं मीडियन। सीक्वेंस बनता है ऐसे ही, मीडियन। नेक्स्ट जो इसके ऊपर आपके पास आता है उसको कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको Q3 कहेंगे। और लास्ट जो इसमें आता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। आप देखिए 5 बन गए, क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, क्वार्टाइल फर्स्ट, मीडियन, ठीक है, आपके पास जो थर्ड क्वार्टाइल, एंड आपके पास आएगा जिसको हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। ये सारी चीज़ इसको अगर मिला लो तो इसको कहते हैं 5 नंबर समरी, 5 नंबर समरी, ठीक हो गया। ये 5 नंबर समरी आपके पास, तो ये किस पे, ये जो आप करते हो मोस्ट कॉमन बता। अब इसके ऊपर पूछ भी सकता है ना क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है फाइंड मीन ऑफ द डेटा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा एंड सो ऑन, वो उसकी मर्जी हो जैसे पूछ ले आपसे। लेकिन इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर में, या समझ लो कि पॉपुलर क्वेश्चन अगर वो पूछता है, तो बेसिकली इस तरह होता है 5 नंबर समरी। अब बाज़ औक़ात वो 5 नंबर समरी नीचे गिवन होता है, तो डेफिनेटली आप फाइंड करोगे तो 5 नंबर समरी आएगी। और ये हमेशा मिनिमम से ऑनवर्ड जाएंगे, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग टर्म में होते हैं। पहले
मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा आएगा, उसके बाद डेफिनेटली क्वार्टाइल आएगा, उसके बाद डेफिनेटली मीडियन आएगा, और उसके बाद डेफिनेटली क्वार्टाइल 3 आएगा, और उसके बाद डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये इस तरह असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बनती है। तो बाज़ औक़ात वो क्या कहते हैं, 5 नंबर्स दे देंगे, 5 नंबर्स दे देंगे, और आप कहेंगे कंसिडर द फॉलोइंग एज अ 5 नंबर समरी, विच इज़ द 5 नंबर समरी, या विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द 5 नंबर समरी। तो जाहिर सी बात है, जो मिनिमम होता है स्मॉलर होता है देन Q1, जो कि स्मॉलर होता है मीडियन से, जो कि स्मॉलर होता है क्वार्टाइल 3 से, और जो कि स्मॉलर होता है मैक्सिमम से। तो 5 नंबर गिवन होंगे, यानी 5 नंबर गिवन है कॉमर्स के साथ, उनको हम अरेंज कर सकते हैं अगर उसने कहा हो कि आपने 5 नंबर समरी में अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा और आपसे कहेगा कि इसमें से 5 नंबर समरी फाइंड कर लें। ठीक है, तो आपने आप 5 नंबर समरी आपको समझ आनी चाहिए कि 5 नंबर, ये 5 जो है ना हमने फाइंड करने थे, 5 फाइंड करने थे, ये आप फाइंड कर लेंगे। एक दूसरी तरफ ये हो सकता है क्वेश्चन कि आपके पास नंबर्स ऑलरेडी गिवन हो, यानी आंसर्स ऑलरेडी इन पांचों के गिवन हो, और आपसे कहते हैं कि इसको अरेंज करें, कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है 5 नंबर समरी की। तो हमें पता है मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा डेफिनेटली क्वार्टाइल 1 उससे बड़ा होगा, डेफिनेटली मीडियन उससे बड़ा होगा, डेफिनेटली क्वार्टाइल 3 उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि जो क्वार्टाइल 1 होता है, जिसको Q1 कहते हैं, वो कहता है कि 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज, ठीक है, फॉल्स अंडर Q1। यानी इसका मतलब है जो स्टार्ट से लेकर Q1 तक 25%, ये सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं बिलो Q1, वो सारे के सारे एक्सप्लेन क्या करता है, Q1। उसके बाद आता है आपके पास मीडियन, ठीक है, तो मीडियन आपके पास डेटा का 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल्स अंडर मीडियन। इसी तरीके से अगर हम कह लें Q3, तो Q3 का मतलब है 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 75% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल अंडर Q3। तो आप खुद सोचिए, अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग कह लें, जो आप पढ़ेंगे भी अभी, लेकिन अगर इसकी बाय डेफिनेशन हम चेक कर लें तो 25%, 50%, 75%, नो डाउट इससे पहले क्या आएगा, मिनिमम, जो कि एक सिंगल वैल्यू होगी, उसको हम मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और एट द एंड क्या होगा, जो एक सिंगल वैल्यू की, जिसको हम लोग मैक्सिमम कहेंगे। तो देखिए आपके 5 नंबर समरी आसानी से निकल आएगी, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, और उसको जब हम दोबारा से रिपीट करेंगे ना, चैप्टर नंबर 12 ख़त्म करके जब वापस आएंगे इस पर, तो ये जो क्वेश्चन है और यही 5 नंबर समरी जो आपने नोट किया होगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। Q1 कैसे 25% होता है हम लोग पढ़ेंगे, मीडियन 50% होता है, यस हम पढ़ेंगे, Q3 75% ऑफ द रिजर्वेशन होता है, वो भी हम लोग लेके चलेंगे, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के लिए जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले और बॉक्स प्लॉट विस्कर्स के ऊपर जो कॉमन क्वेश्चन आता है। अब बात आती है बॉक्स प्लॉट विस्कर की। ये आपके पास है बॉक्स प्लॉट विस्कर। अब ये जो बॉक्स प्लॉट विस्कर है ये क्या है, अब देखें, अगर मैं देख लूँ कि ये आपके पास एक, ये जो पूरा दिया हुआ है एक्स एक्सिस दिया हुआ है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये सारा ये क्या है, इसको मैं नंबर लाइन भी कह सकता हूँ, ऐसे ही नंबर लाइन भी कह सकते हैं। अब नंबर लाइन में देखें, ये जो दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, इसका मतलब है ये पॉइंट इस तरह नीचे आके यहाँ कोई वैल्यू को कंसिडर करेगा ना, ये आपके पास है। फिर उसके बाद एक एज है, ये एज है, यानी एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का एक एज है जो कि यहाँ पर नॉमिनेट कर, फिर उसके बाद एक और लाइन इसमें ड्रॉ हुई है जो कि यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है, और एक और एज है इस बॉक्स का जो कि यहाँ पर किसी वैल्यू को बता रहे हैं, और एक आपके पास फाइनल वैल्यू आती है जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि लेट से डॉट डॉट डॉट, या ये वैल्यू है जो फिर बात कर। अब देखें, ये जो बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट अभी पूरा प्लॉट है, यानी मीन के डायग्राम है, उसके ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है, ये सारा बॉक्स ये गिवन है, ये हुआ बॉक्स, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ये बेसिकली आपके पास बॉक्स है। विस्कस का मतलब क्या होता है, ये जो हिंजेस हैं ये आपके पास है, इसको कहते हैं, ये जो हिंज है, हम कहते हैं कि जो लाइंस है ना बॉक्स के साथ, जो टेल्स हैं, ये बॉक्स के जो टेल्स हैं, दुमचियाँ जो लिपटी हुई है ये सारे, तो हम इसको कहते हैं, ये होता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट विस्कर
और ये जो आपके पास आता है, जो ये लाइन आई हुई है, उसको हम कहते हैं राइट विस्कर, ठीक है। लेफ्ट विस्कर, राइट में, इसका मतलब है ये जो बॉक्स के दोनों अतराफ जो दो लाइंस जो है ना ड्रॉ हुई है राइट और लेफ्ट की, वो एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, एक दूसरे के एक जितनी हो सकती है, सो ऑन, ये बात के टॉपिक्स हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। आप जेन में रख लें, जब बॉक्स पार्ट विस्कर इस तरह बिल्कुल सेम पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता क्या है, फाइंड 5 नंबर समरी, फाइंड 5 नंबर समरी। अब ऐसे बॉक्स बना है तो कैसे फाइंड कर लें, अब बात भी आ जाए कि सर कैसे फाइंड करें। नंबर लाइन पे आपको पता है नंबर्स गिवन होते हैं, नंबर लाइंस पे सारा डेटा प्लॉट किया जाता है। तो उस नंबर लाइन पे हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी एज आ गई, ये एज आ गई, तो इस एच के थ्रू अगर आप चेक कर लें तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, जैसे 5 नंबर समझी बताया, तो ये जो आपके पास एज है इसको हम कहते हैं मिनिमम, हो गया ये मिनिमम। इसकी जो ये वाला एज है इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम। दो चीज़ें आ गई, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने देखे यहाँ बत बताया, ये नंबर लाइन है, इस पर नंबर गिवन होंगे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह बॉक्स इस तरह दिया होता है, लेकिन ये जैसे लोअर क्वार्टाइल ये दिया हुआ है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहेगा ना, बस एक बॉक्स दिया होगा उसके साथ नंबर दिए होंगे। आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो आपके पास हिंज है, ठीक है, जहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू लिखी गई है, ये लोवेस्ट वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर है क्या, वो नंबर क्या है वो आपने देख लेना है। उसके बाद आपने आना है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, कभी स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरफ आपने जाना है और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो एक कॉर्नर आपके पास पूरा आता है जो कि नंबर लाइन के ऊपर आएगा, वो क्वार्टाइल 1 होता है, जो आपके पास आएगा वो क्वार्टाइल 1 होता है। उसके बाद जो एक लाइन बॉक्स में वो बिटवीन बिटवीन भी आ सकती है, राइट साइड पे भी आ सकती है, लेफ्ट साइड, लेकिन ये लाइन आपके बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो लाइन आपके पास होती है इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मीडियन, ये जो गिवन है आपके पास मीडियन हुआ। और जो ये बॉक्स का आखिरी पार्ट होगा जो कॉर्नर है जो कि इस नंबर लाइन के नीचे यानी मीन के उसके अकॉर्डिंग आता है, ये देखिए ये मीडियन होगा। ये देखिए अगर मैं नंबर पे जाऊँ तो ये आपके पास क्या है, देखिए ये आपके पास नंबर होगा मिनिमम नंबर जो कि गिवन होगा इस पर। ये जो आपके पास होगा ये होगा Q1। ये जो आपके पास जो इसे गिवन है ये मीडियन हुआ। और ये जो बॉक्स का लास्ट पार्ट होगा ये हम उसको क्या कहते हैं, ये क्वार्टाइल 3 होगा। और इसका जो एंड वाला हेंज का जो लास्ट ये आपके पास आएगा जो कि हम नंबर लाइन के साथ यहाँ साथ इसको कनेक्ट करेंगे, ये आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा। बन गई 5 नंबर समरी, ये आपकी 5 नंबर समरी, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट विस्कर्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप का, ये देखिए डेटा दिया हुआ है ये सारा, इसको उन्होंने फाइंड किया, ये चेक कर लीजिएगा, ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है। ये तो उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है ना कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या क्या आपके पास आ रही है। तो अगर इसको हम लोग बना लें, सपोज कर लें इसका हम लोग बना सकें कि ये आपके पास बॉक्स है, यार किसी का माइक ऑन है और वो उसकी आवाज़ अप डाउन हो रही है, इसको ज़रा बंद कर देना, मैं दोबारा से उस पर नहीं जा सकता। थोड़ा सा इसको ख्याल रखा करें, वो फिर बाद में ना डिस्ट्रैक्शन होती है, तो मेरी जो माइंड में चीज़ें आ रही है तो सारा भूल जाऊँ। तो ये आपके पास ये देखें, अब मैं इसको अगर बॉक्स प्लॉट विस्कर्स में अगर बॉक्स प्लॉट के थ्रू मैं बनाना शुरू कर दूं तो आपके पास क्या आ सकता है, देखें ये आपके हैं, मैं अगर ये जैसे गिवन है तो इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर लें। हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती लेकिन समझाने की कर रहे हैं। ये देखें, तो अगर मैं कर लूँ तो ये आपके पास ये जो हिंज आए जिस पर Q1 लिखा हुआ है, इसको मैं लेके जाऊँ यहाँ तक और इसको लेके आ जाऊँ यहाँ तक और इसको मिला दूँ, ये देखिए मेरे पास एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स का एक पॉइंट आ गया ये, इसका ये वाला पॉइंट हो गया मीडियन, और इसका ये पॉइंट हो गया आपके पास क्या, क्वार्टाइल 3 नहीं होता, क्वार्टाइल 3 होता है, क्वार्टाइल 2 नहीं होता, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद यहाँ से एक हिंज ड्रॉ किया, यहाँ मिला दिया, इसको उसने मैक्सिमम कह दिया। यहाँ से एक हिंज ड्रॉ कर दिया और यहाँ मिला दिया, इसको उसने जो है मिनिमम कह दिया। तो देखें 1 2 3 4 एंड 5, इसको क्या कहेंगे, 5 नंबर समझ। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है ऐसे बॉक्स बना होगा जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके आपको बताया हुआ है, ये देखें ऑनवर्ड्स देखे गए हुए, ये सारा कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने यहाँ तक ये बता दिया। अब पेपर में क्वेश्चन जो आता है, अब देखिए ना इसमें नंबर पूरे नहीं दिया, सपोज नंबर भी हम दे सकते हैं। यहाँ से आपके पास आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 ये आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास आता है 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास टोटल आ रहे हैं बीच में ना, ये और ये, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 70 to 80 है तो अगर हम इसको 10 आ रहे हैं, 10 को अगर 5 से दिया तो 2 2 आता है, तो इसका मतलब ये 72 हुआ, ये 74 हुआ, ऐसे ही ये 75 हुआ, सॉरी 76 हुआ, और ये आपके पास 78 आएगा,
ठीक है, और ये आपके पास 80 है। ऐसे बनते हैं ना, ये देखें अगर हम 10 से लेकर 8 80 तक जाते हैं तो 10 का गैप आ रहा है, और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, या इसको काउंट करो या इसको काउंट करो, तो 5 आपके पास आते हैं। तो अगर 5 आते हैं तो उसको अगर 10 को 5 से डिवाइड कर लें तो ग्राफ के ऊपर हम ऐसे स्मॉल स्क्वायर निकालते हैं। तो ये आपके पास अगर देखें तो ये उन्होंने इस तरीके से लिखा है। तो अब आप यहाँ पर तो उसने इस तरह बता दिए ना, अगर पेपर में सपोज करें इस तरह आ जाए, आप फिर उसको आगे लेके जा सकते हैं। ये आपके पास हो गया 82, ऐसे ही है, ये हो गया 84, ये हो गया आपके पास 86, और ये हो गया आपके पास 86 हुआ, ये आपका 88 हुआ, और ये 90 हुआ। सिमिलरली 92 हुआ, 94 हुआ, 96 आ गया, और ये आपके पास आ गया 98 हुआ, 100 हुआ। ये सिमिलरली आपके पास आ गया 90 क्या कहते हैं 100, 102, 102 आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, 102 की वैल्यू, 102 एंड सो ऑन की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल जो इसके आंसर्स आएंगे। आप देखें सपोज पहले डेटा से लिया हुआ है, ये ऊपर एक डेटा दिया है उसके थ्रू सॉल्व किया हुआ है, इन्होंने सारे सॉल्व कर दिए। ये देखिए उन्होंने फाइंड किए हुए हैं कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो देखिए क्वार्टाइल 1 को 86 बना दिया, और क्वार्टाइल 3 को उन्होंने 95 किया हुआ है, उन्हें फाइंड जो किया हुआ है सॉल्व आया। मीडियन 88 कहा हुआ है उसने। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ये अरेंज करके, ये मिनिमम हो गई, इसको मिनिमम कहा, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आपके पास ये आ गया, हो गया। तो अगर ये आपके पास डेटा है, अगर डेटा हमें ना दिया होता और सिर्फ ऐसे जैसे मैंने लिख दिया, तो देखिए आप इसमें से सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। देखें ये आपका 78 आ रहा है, बेशक इसमें डिफरेंस आ सकता है, हमने कैलकुलेट तो किया नहीं ना, हम उसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा Q1 हमारे पास आता है, सॉरी ये मिनिमम है, सॉरी ये मिनिमम आ गया आपके पास, ये मिनिमम है, और हमने सॉल्व किया मिनिमम के ऊपर, यहाँ देखें 78 है। ये वाला हिंज आता है, इसको हम कहते हैं Q1, इसके ऊपर आपके पास देखिए 86 आ रहा है, तो ये आपका 86 हो गया। अगर इन केस ऐसा डेटा के बगैर अगर क्वेश्चन हमें देता है इस तरह, और बॉक्स और विस्कर से हमें फाइंड करने को कहें कि फाइंड मीडियन, फाइंड क्वार्टाइल 1, फाइंड क्वार्टाइल 3, या फाइंड 5 नंबर समरी, तो इसको हम इस तरीके से लेके आते हैं। अब ये आपके पास जो आ गया यहाँ पर देखिए मीडियन 88 है, तो ये आपका मीडियन आ गया, इसका मीडियन इज इक्वल्स टू 88 हो गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये बीच बेसिकली बीच में आ रहा है ना क्वार्टाइल 3, ये देखिए ये वाला आ रहा है, तो पॉइंट आपके पास यही आता है, तो इसकी वजह से उसने वहाँ पर फाइंड जो किया हुआ है, तो क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 95। इसी तरीके से आपका एंड वाली वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे, तो ये आपके पास 102 जो आ रहा है, ये आपके पास बेसिकली आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, हो गया। तो हमारे पास अगर ये बॉक्स प्लॉट विस्कर दिया हुआ, उसके थ्रू भी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो है ना, देखें कि आपके पास जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने ये क्वेश्चन दिया और आपसे कहते हैं कि बॉक्स प्लॉट विस्कर, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सके। इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से बॉक्स प्लॉट विस्कर गिवन होगा, उसके ऊपर इस तरह नंबर लाइन के ऊपर भी, इस नंबर के ऊपर भी, नंबर लाइन पे भी सारे डिजिट लिखे होंगे, और इस तरह बॉक्स बना होगा, और आपको कहेंगे फाइंड द मीडियन, मीडियन वैल्यू ऑफ द मीडियन। तो हमने इसी को एक्सटेंड करके इस तरीके से सॉल्व किया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर हाँ आवाज़ आ रही है सर मेरी? ये आ रही है। अच्छा सर, ये जो सबसे इसमें सर Q3 जो है वो 95 नहीं होगा, वो 94 और 96 के दरमियान लाइन है, तो 95 नहीं होगा सर? आ गया ना, वही मैं कह रहा कि 95 लिख दिया मैंने, तो देखो 95 सॉरी, चले वो 95 96 लिखा हुआ है इस वजह से। ये 95। हाँ कोई किसी का बस सर क्वेश्चन? यही पूछना था। ठीक है, ये यही एक्सप्लेनेशन है बॉक्स प्लॉट विस्कर्स की, यही एक्सप्लेनेशन। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ तो उसको अगर आप माइंड में रख लेंगे ना, तो फिर आप क्योंकि अक्सर आप स्टूडेंट यही सोचोगे कि हमें अगर दे दे तो हमने तो बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन मुझे सुनने को मिल रहे होते, तो मेरा उस टाइम दिल में तो बहुत कुछ आता है कि आपको मैं कहूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी, फिर मैं कहता हूँ कि आपने कोई जो है ना कोई प्लॉट वगैरह कोई किसी तरीके से नहीं करना। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, बना बनाया चीज़ होती है, उस पर क्वेश्चन आता है। आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स प्लॉट विस्कर का डायग्राम दिया हो ऐसे, और आपने आपसे वो पूछते कि 5 नंबर समरी फाइंड कर ले, तो आपको अगर वो पूछे या ना पूछे, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम होता है, ये क्वार्टाइल 1 होता है, ये मीडियन होता है। नंबर लाइन गिवन है, देखें 70 80 90 100 और 110 लिख दिया। अब मैंने आपको बताने के लिए क्या कि 70 और 80 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही है वो 5 हैं,
तो 10 को डिवाइड किया 5 से 2 का गैप आ रहा है। इसका मतलब है हर कोई जो आपके पास आ रहा है वो 70 72 से ले जाके 80 तक लेके गया। सिमिलरली 80 से 90 तक एक दो का डिफरेंस रख के 90 तक लेके गया। आपने ड्रॉ कर लिया, उसमें से वैल्यूज कर दी और आपके पास टोटल वैल्यू जी। अगर ये मतलब 70 ऑर्डर में लिखा है ना 70 to 110 110 to 70 होता है तो सर मैक्सिमम और मिनिमम कोई फर्क पड़ेगा मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे या ऐसे ही वो होगा? नहीं नहीं, नंबर के अकॉर्डिंगली होगा, वैसे हम कर नहीं सकते, नंबर के अकॉर्डिंगली होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आपके पास आप देखें चैप्टर नंबर 12 में है। पहले तो हम अपने कंटेंट को क्लियर कर लें कि चैप्टर नंबर 12 में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या जाए, लिखा हुआ है ना स्टैटिस्टिकल मेजर्स। पहली बात तो इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे हम लोग कि ये है क्या, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब आप देखेंगे कि 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है, जहन में यही आएगा कि यार स्टूडेंट क्यों गलती करते हैं आपके सामने। देखें अगर मैं यहाँ लिखूँ ना कि आपके पास गिवन है मेजर्स, लिखा हुआ है ना, ये देखिए मैं वर्ड लिखा है, ये मेजर्स है। मेजर्स का मतलब होता है मैथड्स, ऐसे ही मैयर्स का मतलब होता है मेथड्स। और मेथड्स को हम एक्सप्लेन क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, हम एक्सप्लेन कर मेथड्स है ना, तो मेथड को जब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, मेथड्स है आपके पास, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन थ्रू फार्मूला। ठीक है, मेथड्स है ना, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, मेथड्स आर एक्सप्लेन थ्रू फार्मूलाज। मेथड्स आर एक्सप्लेन हुआ। अब मैयर्स क्या होते हैं, मेथड होते हैं, इसको जहन में बस पक्का कर लें। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है ना मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब है मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसका मतलब मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर करो इसको, माइंड को क्लियर करो, इसको क्यों कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैयर ऑफ डिस्पर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैयर ऑफ डिस्पर्शन। अब जहन में ये आ रहा होता है कि फार्मूला तो पढ़ते आ रहे हैं कि इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, लेकिन पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैयर ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हमें पता चलना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि वो कौन से मैयर्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिस्पर्शन को फाइंड करते हैं, वो कौन से मैयर्स हैं जिसके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब जो टॉपिक है, जो टॉपिक है इन दो, ये आपके पास टॉपिक क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक। क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक है। तो अब इसको हम कट डाउन करते हैं। अब सारा हम कहेंगे मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मेथड जो कि यूज़ किए जाते हैं कि हम फाइंड करें सेंट्रल टेंडेंसी को, मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक को फाइंड करने के लिए, तो उसको नाम क्या कहते हैं, मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सिमिलरली डिस्पर्शन एक टॉपिक है, क्या है अभी एक्सप्लेन करूंगा तो जहन में आएगा ना कि क्या क्या हम लोग कह रहे हैं। डिस्पर्शन एक टॉपिक है, उसको टॉपिक को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं, तो फिर नाम क्या पड़ जाता है, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर हो गया। अब देखें, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि मैयर्स का मतलब क्या होता है, मेथड्स। क्लियर हो गया। तो अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपके पास दो, सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोग हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है तो पास है, हम कहते हैं अ सिंगल वैल्यू, एक आंसर ही होता है ना, सिंगल वैल्यू का मतलब क्या आंसर। अब सिंगल डिजिट तो मैंने नहीं कहा ना, डिजिट और वैल्यू में फ़र्क होता है, ठीक है। डिजिट आपका 1 डिजिट होता है, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, वो 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट्स भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। हम कहते हैं अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स, बल्कि ये DES है, मैंने आई लिख के, डिस्क्राइब्स द सेंट्रल ऑफ द डेटा,
मैंने नाम क्या दिया, सेंट्रल। क्या मैंने मिड कहा है? नहीं कहा। तो आपने इसको इस तरह मिक्स नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या लिखा, सेंट्रल ऑफ द डेटा। अब मिड ऑफ द डेटा नहीं कहा ना। मिड ऑफ द डेटा का मतलब यह है कि हाफ एक तरफ हाफ दूसरी तरफ बीच वाली वैल्यू। मैंने नहीं कहा, मैंने क्या लिखा, सेंट्रल ऑफ द डेटा, सेंट्रल ऑफ द डेटा। अब सेंट्रल ऑफ द डेटा में हो सकता है कि जो वैल्यू हो वो मिड आ जाए, हो सकता है वो जो सेंटर की वैल्यूज हो उसके करीब करीब कोई वैल्यू आ जाए, एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं एक सिंगल वैल्यू जो कि सेंट्रल ऑफ द डेटा को नॉमिनेट करे, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। अब समझ आ रही है, सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंट्रल ऑफ द डेटा। टेंडेंसी का मतलब क्या है, माइल होना। कि हमने सेंट्रल ऑफ द डेटा को नॉमिनेट करना है। जो सेंट्रल के डेटा को नॉमिनेट करे तो वो कोई वैल्यू होगी ना, वो कोई वैल्यू होगी ना। जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेसिकली एक वैल्यू है ना, ठीक है। अब वो वैल्यू जो आपके पास आती है तो उसके लिए हम मैयर्स यूज़ करते हैं। हम कहते हैं मैयर्स, ठीक है, मैयर्स that are used to find that central value, ठीक है, are called measures of central tendency। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए अब आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लो। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत सीधा आता है इसमें से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैयर्स ऑफ टेंडेंसी। मैयर्स का मतलब मेथड्स। मैयर्स ऑफ टेंडेंसी का मतलब क्या है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन करती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो एक वैल्यू होती है, वो एक डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, जो कि सेंट्रल ऑफ द डेटा को नॉमिनेट करती है। तो जब हम मेथड अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो मेथड को हम नाम क्या देते हैं, मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक हो गया। ये आपके पास है पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है इसमें, पहला टॉपिक जो हमने इसके अंदर रीड आउट करना है। जो दूसरा उसने दिया हुआ है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्रेड। डिस्पर्शन का मतलब है स्प्रेड आउट, ठीक है। स्प्रेड आउट को हम क्या कहते हैं, फैलाओ, ठीक है। स्प्रेड आउट आपके पास क्या आता है, फैलाओ। फैला हुआ डेटा मिलता है ना हमें, फैलाओ कैसे, सपोज कर लें हम लोग कहते हैं स्कैन्स में, स्कैन्स का सीए का डेटा, स्कैन्स में जितने सीए के स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस का डेटा कह दिया। मैं कहता हूँ पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में या पूरे सिंध में सीए के स्टूडेंट का डेटा। अब इसको क्लियर करें, मैं कह रहा हूँ कि स्कैन्स इस्लामाबाद में, इसके नामों को सर्च कर लें, स्कैन्स इस्लामाबाद में जो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स हैं। स्कैन्स के इस्लामाबाद में सीए के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, पूरे सिंध में जो कि एक प्रोविंस है उसमें जितने भी नंबर ऑफ सीए के स्टूडेंट्स हैं उन लोग की परफॉर्मेंस का डेटा। तो जहाँ पर डेटा लार्जर हो, फैला हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्पर्शन। हमने मेजर्स यूज़ करने हैं जो डेटा के फैलाव को एक्सप्लेन करता है। मेथड्स जो कि डेटा अगर फैला हुआ हो, स्कैटर्ड हो, अगर डेटा स्कैटर्ड हो। अब आप देखें डेटा स्कैटर्ड होता है ना, अगर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में हम लिटरेसी रेट निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से डेटा लेके आते हैं ना पूरे। अब पाकिस्तान किस पे कंसिस्ट करता है, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, ऐसी पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं। हर प्रोविंस के अंदर तहसील्स होते हैं, ऐसी है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसील्स होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होती हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही होता है। आपके पास क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। तो हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, मैं कह दूँ इस्लामाबाद सिटी का है जो आपके पास क्या है, लिटरेसी रेट। तो इस्लामाबाद के में जितने लोग हैं वो लिमिटेड इन नंबर्स हैं। अब जितने पाकिस्तान में वो मोर इन नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नहीं कह रहा, मोर इन नंबर्स हैं। तो जब मोर इन नंबर्स आपके पास कोई डेटा आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। और उस डिस्पर्शन वाले डिस्पर्स डेटा को अगर हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसको नाम क्या देते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना पहला जो टॉपिक से 2 टॉपिक आए, लास्ट जो है इसमें स्क्यू है। यस, जब उसकी बारी आएगी एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो हमने फाइंड करना है, हमने जो क्लियर करना है वो आपके पास क्या है,
सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि सेंट्रल ऑफ द डेटा को नॉमिनेट करे, ठीक है। और जो मेथड हम यूज़ करेंगे, उन मेथड्स को यूज़ करेंगे तो वो हमें वो सेंट्रल वैल्यू बताएगा कि वो क्या है। तो फिर जो मेथड्स हुए तो उसको नाम हमने क्या दे दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये देखिए जो मेजर्स हैं हमारे पास, इसको जहन में रखिएगा, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ, उसको भी नोट करते रहें कि जो पेपर के अंदर आते हैं और हम मिस्टेक करते हैं तो साथ साथ बता रहा हूँ। और मैं जो पेपर का बता रहा हूँ, मुझे पेपर का कोई नहीं पता, मैं खुद तो नहीं बैठा ना, लेकिन स्टूडेंट जैसे आप लोग का पेपर देंगे मेरे पास आएंगे ना, बताएंगे, मैं ऑब्जर्वेशन आपकी नोट करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आते हैं उनको कहता हूँ कभी अगर ये आता है तो इसकी ये मीनिंग बनती है, ये मीनिंग नहीं बनती तो आप अपने जहन में रखिएगा अगर इन केस पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला मेथड, यानी सबसे पहला जो हमारे पास है टॉपिक, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैया ये आप पढ़ोगे ना, रीड आउट करोगे तो इसमें ये देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहला टॉपिक हमारा ये आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम लिखा हुआ उसने एवरेजेस, लिखा हुआ है एवरेजेस, ठीक, लिखा हुआ है एन एवरेज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, शायद मेरा माइक, मुझे नहीं पता चला इसका कि हो गया। चलें अब मैं यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, मैं जो आपको करा रहा हूँ ये है कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमारा टॉपिक है, वो कहता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो उसके मेजर्स को क्या नाम देता है, एवरेजेस। उसके मेजर्स को नाम किया जाता है एवरेजेस। क्लियर, लिखा हुआ है एन एवरेज इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लिख लिया उसने कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बता दिया मेजर मेथड्स होते हैं, एवरेजेस उनको मेजर जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है ना उसको नाम किया दिया जाता है एवरेजेस। अब एवरेजेस आपके पास कितने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एवरेजेस कितने हैं, पहला दूसरा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं, 3। अब पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं वो कह देता है कि हाउ मेनी एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो हम लोग पढ़ेंगे जाके, हम लोग कहते हैं मीन एक एवरेज है, तो मीन को हम लोग कट डाउन कर सकते हैं दो पार्ट्स में, लॉग वैल्यूज, ठीक है, और रेसिप्रोकल वैल्यूज में भी। अगर लॉग वैल्यूज हो तो उसको हम जो है वो, उसका अगर मीन फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब अगर रेसिप्रोकल वैल्यूज हो और हम उसका मीन फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं हार्मोनिक मीन, HM कहते हैं, हार्मोनिक मीन। अब देखें मीन 3 चीज़ों में चला, 2 चीज़ों में चला गया तो टोटल कितने हुए, 3 हो गए ना। लेकिन क्या हुआ, यहाँ लिखा क्या हुआ, मीन। हम लोग पढ़ेंगे ना लॉगरिथम में, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हुआ ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ये मीन के अगले 2 पार्ट्स हैं। मीन के अगले 2 पार्ट्स हैं, मीन के अगले 2 फार्मूलाज हैं। मीन जो एवरेज कह रहा है उसे मीन के अगले 2 फार्मूलाज हैं। इसका मतलब क्या है कि बाज़-औक़ात लॉगरिथम्स के अंदर रिक्वायर्ड होती वैल्यूज़, बाज़-औक़ात लॉगरिथम्स के अंदर रिक्वायर्ड होती वैल्यूज़। तो अगर लॉगरिथम्स के अंदर रिक्वायर्ड है वैल्यू और मैं उसका मीन फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है, उनका एवरेज फाइंड करने जाऊँ, तो उस एवरेज का नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर मेरे पास रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ दी हुई है, रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, 1/x में लिखते हैं, 1/x के फॉर्म में अगर आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ गिवन है और मैंने उसका मीन फाइंड करना हो तो हम लोग उसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। एवरेज क्या है, जस्ट 1, लेकिन उसके आगे जाके टाइप्स कितने आ गए, 2। तो हम जब पढ़ेंगे तो मीन भी पढ़ेंगे, सिंगल मीन भी होगा, और फिर हम ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे और हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे। तो आप देख काउंट करते जाए, 3 हो गए। जब हम मीडियन पढ़ेंगे ना तो इसमें हम लोग क्वार्टाइल्स भी पढ़ेंगे, हम लोग क्वार्टाइल्स भी पढ़ेंगे, डिसाइल्स भी पढ़ेंगे और परसेंटाइल्स भी पढ़ेंगे। ये मेथड्स हैं। हम लोग जब मीडियन पढ़ेंगे तो मीडियन के साथ क्वार्टाइल्स भी पढ़ेंगे, डिसाइल्स भी पढ़ेंगे और परसेंटाइल भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब मीडियन के साथ ये 3 और आ गए और एक मोड अलहदा से।
अब अगर सपोज के लिए मैं इसको काउंट करूं अपने कैलकुलेशन में जैसे आप लोग करते हो, तो मेरे पास कितने मेथड बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हो गए ना। लेकिन बुक हमें क्या बता रहा है, बुक हमें बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ये आपके सामने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब पेपर में जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब पेपर में क्वेश्चन आपके पास आता है तो क्या लिख के देता है कि हाउ मेनी एवरेजेस या हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वहां पर लिखा क्या होगा, लिखा होगा 3 5 8 10। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपके पास कितने मेथड हैं, जस्ट 3 हैं, लेकिन उसकी जब मजीद एक्सप्लेनेशन हम करते हैं तो आपको 8 बन जाते हैं। तो इसका मतलब है 8 यूज के अंदर मैयर्स हैं, मेथड्स हैं, लेकिन जो मेन मैयर्स आपके पास है वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, मीन मीडियन एंड मोड। तो एक जो है आपने अपने जहन में, ठीक है, एक जो आपने अपने जहन में क्लियर करना है कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। जब 3 मेथड्स होते हैं हमने फिर आगे जाके उस पर सब मेथड्स भी यूज़ करने होते हैं, सब मेथड भी यूज़ करने होते हैं। तो अगर मेथड यूज़ करने की बात आ जाए तो 8 मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो आपसे पूछेगा कि कितने मेथड्स होते हैं तो हमारे पास आपके जहन में क्या होना चाहिए, सिर्फ 3 मेथड होते हैं, 8 नहीं होते। क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ सर पर लिखा 3 टाइप्स ऑफ, जी सर 8 दोबारा से गनवा दें, क्लियर हो जाए। ये आपके सामने में लिखे हैं ना, कितने बन गए देखो, ये आपके पास हो गया एक, ये आपके पास हो गया दूसरा, ये आपके पास हो गया तीसरा, हो गया, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, और ये आपके पास हो गया 8। 8 बन गए। लेकिन बेसिक कितने हैं, जो जनरल हैं वो कितने हैं, जी जो मेन मेथड्स है वो कितने, 3 हैं। और पेपर में अगर हमसे पूछे कि बताएं कितने मेथड है तो हम 3 कहें। क्लियर हो गया, हम 3 कहें, ये आपने ज़हन है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए सपोज, और वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने क्या करना है, ये 8 को जहन में रखना है, इन 8 में से कोई भी हो। अगर पेपर में आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल या इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने फिर 8 मेथड को जहन में रखना है, इसमें से कोई से भी पूछ सकता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि कितने मेन मेथड्स हैं या कितने एवरेजेस हैं, तो आपने अपने जहन में सिर्फ 3 ही रखने हैं, हमारे पास 3 ही मेथड या 3 ही हमारे पास एवरेजेस है। ठीक, तो ये आपके पास क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम आते हैं इनके मेन जो मेथड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, जो मेन मेथड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पे। इनकी एक्सप्लेनेशन से पहले हमने एक चीज़ क्लियर कर ली, एक होता है, क्योंकि जितने भी मेथड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए फार्मूलाज हैं, जितने भी मेथड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए फार्मूलाज हैं, और फार्मूलाज को आप अप्लाई तब करोगे जब आपको एक कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि अनग्रुप डेटा क्या होता है और ग्रुप डेटा क्या होता है। अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। पहले फिर सुन लें, हमने मेथड्स, सबसे पहले मेथड डिफाइन हो गए। अब मेथड को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका एक फार्मूला होगा, जब मेथड को अप्लाई करेंगे तो उसका एक फार्मूला होगा। उस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो फार्मूला 2 ग्रुप्स में चला जाएगा, एक होगा अनग्रुप और एक होगा ग्रुप। जब ग्रुप डेटा होगा तो फार्मूला एक ही एवरेज का किसी और तरह होगा, चाहिए। जब अनग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा होगा, तो उसका फार्मूला किसी और तरह होगा। अब डेटा जब दे देता है वो पेपर के अंदर डेटा गिवन होता है, तो जब डेटा गिवन होगा तो डेटा पे जब क्वेश्चन करें तो सबसे डेटा पहले आपने डेटा को रिकग्नाइज करना है कि ये ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है। आपको रिकग्नाइज होगा ये अनग्रुप है, फिर आपने देखना है कि अगर उसने मीडियन पूछा हो तो अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोगों ने अपने जहन में रखना। अब मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा कि अनग्रुप और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप में हम लोग क्या डिफरेंस लेके आते हैं। अब देखें, हमारे पास पहले तो हमने माइंड में रखना है कि आपके पास जो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा उसकी मीनिंग क्या है। अब आपने बिल्कुल सिंपल मीनिंग लेंगे, लेके आएंगे। अब सबसे पहले अब अनग्रुप, अगर हम कहते हैं अनग्रुप डेटा, तो हम लोग कहते हैं कि डेटा सेट। अब डेटा क्या होता है, जो गिवन होते हैं, जो हमारे पास डिजिट्स गिवन होते हैं उसको डेटा कहते हैं। डेटा सेट
अ डेटा सेट, ठीक है, हैविंग एक्स वैल्यूज, हम x अपने से सपोज करें, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं x वैल्यूज, अ डेटा सेट हैविंग x वैल्यूज एंड नो फ्रीक्वेंसीज, एंड नो फ्रीक्वेंसी कॉलम। कल हमने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है। हम हमारे पास कहते हैं कि एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा क्या होता है कि एक डेटा सेट हो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक डेटा सेट हो जिसमें x की वैल्यूज हो लेकिन कोई और कॉलम ना हो, x वैल्यूज हो लेकिन साथ कोई f का कॉलम ना हो, तो उस डेटा को क्या नाम देते हैं, अनग्रुप डेटा, ठीक। एक और हम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा को हम लोग एक और नाम भी देते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया, तो हम कहते हैं डेटा सेट विद x values along frequencies। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे x वैल्यूज हैं, ये सिंपल लिख रहा हूँ 2 3 9 और साथ f भी दिया, लेट्स से 1 2 3, लेट्स या बताइए। तो आपने क्या करना है, जहन में रखना है कि अगर x वैल्यूज गिवन हो, अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ x वैल्यूज हो, हम कह सकते हैं क्लासेस भी हो सकती है, क्लासेस भी हो सकती हैं जो कल हमने पढ़ी, क्लासेस भी हो सकती हैं, लेट्स से 5 to 10 हो, 10 to 15 हो, जैसे भी। अब यहाँ पर हम कुछ क्लास बाउंड्रीज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं सब बता रहा हूँ कि क्लासेस भी गिवन हो सकती हैं और एक्स वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती है, लेकिन साथ शर्त ये है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो अगर आपके पास क्या हो, कोई डेटा गिवन हो और उस डेटा में सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ हो, अब क्लासेस लेके आप हो सकता है चले क्लासेस भी जहन में रख लो, लेकिन क्लासेस हो या एक्स की वैल्यूज़ हो लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई कॉलम ना हो, फ्रीक्वेंसी का कोई कॉलम ना हो, तो उसको नाम क्या देते हैं, अनग्रुप डेटा। एक ऐसा डेटा, एक ऐसा डेटा जिसमें क्लासेस भी हो, एक्स वैल्यू हो या क्लासेस हो और साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हो, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो उसको नाम क्या देते हैं, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा ये आपके पास है, जिसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा मीन को, जो अर्थमेटिक मीन है, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन, उसको मीन को पढ़ना है, जिसको हम अर्थमेटिक मीन का नाम भी देते हैं, ठीक है, मीन। अभी आपको समझ आ जानी चाहिए, मैं जैसे भी जब जो भी फार्मूला अप्लाई करूँगा तो डेटा को देख के अप्लाई करूँगा। जब भी अगर मीन एक मेथड है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी को एक्सप्लेन करता है, तो मीन को जब मैं अप्लाई करूँगा, अर्थमेटिक मीन को अप्लाई करूँगा, तो मैंने डेटा को दो हिस्सों में कर देना है। अगर डेटा मेरे पास अनग्रुप गिवन होगा तो फिर मैं मीन के अनग्रुप का फार्मूला अपने माइंड में रखूँगा, यूज़ करूँगा। अगर मैंने अप्लाई करना है मीन ग्रुप डेटा के ऊपर, तो ग्रुप डेटा का फार्मूला फिर मैं अपने माइंड में रखूँगा और फिर अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता हूँ जो हमारे पास फार्मूला है, जो कि अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आपकी बुक में है, और जो स्मॉल बुक है वो भी आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो अर्थमेटिक मीन है। जो पहला मेजर है जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या इसको सिर्फ मीन भी कहते हैं, मीन, ठीक है, मीन अर्थमेटिक मीन। तो हम इसको डिफाइन कर ले तो ये कहता है सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल का मतलब है जमा, जमा करना, या इसको हम कहते हैं ऐड, एडिशन जिसको कहते हैं। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ये डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, डिवाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज। सपोज कर लो कैसे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ 20, 29, 58, ठीक है, 31, ये मैंने डेटा लिख दिया, जैसे भी अब मैंने डेटा लिखा है। अब मैंने क्या कहा, सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यू, ये एक्स वैल्यूज होगी डिवाइड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर क्या हुआ, इसको हम काउंट करें, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब एन क्या हुआ आपके पास 4 हुआ,
तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ वैल्यू। अब सम कैसे करेंगे हम लोग, सम ऑफ वैल्यूज कैसे होगा, सम ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है 20 प्लस 29 प्लस 58 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका जो आंसर आएगा उसको हम नाम क्या देंगे, मीन नाम देंगे। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय इट्स नंबर या डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, बेसिकली अरिथमेटिक मीन। उसको अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपका बिल्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन के हमारे पास नंबर ऑफ फार्मूलाज आते हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, तो सिंपल एक फार्मूला होता है, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, 2 हिस्सों में हम लेके आएंगे, जो आप एक पढ़ लेंगे आज, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आपसे होते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिखूँगा अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा अगर गिवन हो, अगर आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है तो मीन का एक फार्मूला मैं पहला लिख रहा हूँ, 2-3 फार्मूलाज हैं। अगर एक फार्मूला जिसको हम लोग सिंपल मेथड भी कहते हैं, जिससे हमेशा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल फार्मूला जिससे हमेशा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कहीं और कोई फार्मूला दिया हो, उसके नहीं ऑब्जर्वेशन दी हो और हमें रिक्वायर्ड हो, लेकिन हम लोग सिंपल यही फार्मूला देते हैं। अगर अनग्रुप है तो हम कहते हैं एक्स बार का मतलब होता है एक्स का मीन, मीन ऑफ एक्स। एक्स बार का मतलब होगा, हम कहेंगे मीन ऑफ एक्स, यानी मीन के मीन ऑफ एक्स। वाई बार लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मीन ऑफ वाई। ये एक्स और वाई क्या है, ये वैल्यूज है। तो अगर एक एक्स वैल्यूज दी हुई, अगर उसका मीन फाइंड करूंगा तो उसको नॉमिनेट किससे करूंगा, एक्स बार से। तो वो होता है समीशन, समीशन का साइन होता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। हो गया। तो ये क्या आ गया, अनग्रुप। कहीं एफ नजर आ नहीं आ रहा ना, तो अगर मैं एफ के साथ लिखूँ तो मैं लिखूँ एक्स बार इज इक्वल टू सम इन टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। सही है। ये क्या आपके पास है, ये एफ एक्स है, एफ इंटू एक्स है, इंटू एक्स, ये आपने अपने माइंड में रखा। और एफ एक्स का मतलब ये आ रहा है ये आपके पास। ठीक है, याद रखो जहाँ सम लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब है एक कॉलम होगा उसको प्लस करना, एक कॉलम होगा उसको प्लस करना। अगर मैंने यहाँ लिखा ना सम एक्स, तो इसका मतलब है एक एक्स का कॉलम होगा, इस पर लिखा हुआ है ये वैल्यूज लिखते सपोज, उसको प्लस करूँगा 2 + 3 + 7 7 8 9, तो यहाँ लिखूंगा सम एक्स, जिसको नाम दूंगा मैं 9। लेकिन सम कभी भी ऊपर कहीं नजर नहीं आता, हमेशा वो हमने डाउनवर्ड उसको ऐड करना है। जब हम कॉलम बनाते हैं उसमें जो वैल्यूज हम ऐड करते हैं, तो फिर जब उसको ऐड करके लेके आते हैं तो उसको सम कहते हैं। अब कॉलम का कोई भी नाम हो सकता है कि एक्स स्क्वायर हो, तो फिर अगर हम लिख हमें रिकॉर्ड समीशन एक्स स्क्वायर, तो इसका मैं एक्स स्क्वायर का कॉलम होगा उसको प्लस करूंगा तो समीशन एक्स स्क्वायर आता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है कि एक एक्स का कॉलम अलहदा होगा, एक एफ का कॉलम अलहदा होगा। फिर इन दोनों के कॉलम के एक एक वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करें, एक एक वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई, जितनी भी वैल्यूज हो मल्टीप्लाई, तो क्या नाम आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। सम लिखा हुआ है तो इसका मैं एफ एक्स का कॉलम होगा, उसको हम एंड पे आके ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किसके, सम एफ से। और सम एफ कहाँ से आएगा, ये एफ का कॉलम है सारा, इस यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे और आपका आंसर ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला मंडे को हम लोग लेके आएंगे, लेकिन जितना आप ज़्यादा रीड कर लें तो हम उतना ज़्यादा कर सकेंगे। अगर आप नहीं रीड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई कर सर सकते जी। सर टेस्ट का टाइम कब तक का है? टेस्ट जो है ना, आप कोशिश करो शाम 4 तक कर लो। वैसे रात 12 तक होता है, लेकिन मैं अगर कहूँ शाम 4 तक कर लो। शाम तक होगा टाइम, शाम 7 बजे तक या इस तरह होगा? अब मैं वही कह रहा हूँ ना, रात 12 बजे तक टाइम होता है, रात 12 बजे से 1 मिनट ठीक टाइम। है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, लेकिन ठीक है कोशिश सर। करो कि दिन में ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा। दिन को मैं ज़रा सर बिज़ी हूँ, तो शाम के वक्त इंशाल्लाह फिर। तो जो लोग बिजी नहीं है वो कर सकते हैं, और टेस्ट अपलोड है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर लो। बाकी इंशाल्लाह फिर हम लोग इस पर डिस्कस मंडे को करेंगे। ठीक है। ओके